खुशामदीद नाजरीन। पंजाब में सूरत हाल क्या रंग लेके आएगी? परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला बदस्तूर काम करते रहेंगे या जैसा कि गवर्नर पंजाब ने उन्हें कहा है कि एतमाद का वोट लें, कल उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो क्या गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर देंगे? इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ही कहा है कि परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे, ये सिर्फ बात है गवर्नर के उस डी नोटिफिकेशन के जारी करने की। अगर ऐसा हुआ तो ये ऑप्शन भी यकीनन मौजूद होगा वज़ीर आला के पास कि वो उसको चैलेंज करें, और अगर कल तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, वो असम्बली का वो इजलास बुलाया जाता है और उसको मुस्तरद किया जाता है, तो यकीनन अपोजिशन के पास ये चांस होगा कि वो इस मामले को अदालत में ले जाए। इन एनी केस जो इमरान खान साहब ने दावा किया था कि 23 तारीख को केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ देंगे, कम अज़ कम पंजाब की असम्बली कल टूटती नज़र नहीं आती, चाहे ऊँट किसी भी करवट बैठे। गुफ्तगू उस पर करते हैं, इससे पहले मैं मेहमानों से तारुफ कराऊँ। अता तारड़ साहब ऑनलाइन पर मौजूद हैं, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं, पंजाब में आपने काफ़ी काम किया इस हवाले से। ये बताइएगा कि कोई हतमी फैसला हो गया है कि गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला पंजाब को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि गवर्नर साहब के पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए। उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है क्योंकि वो गवर्नर साहब का एक सादीती इख्तियार है, और एतमाद का वोट जब लेने का कहा गया तब सेशन चल रहा था, वो लिया जा सकता था। 48 घंटे का वक्त दिया गया। उस 48 घंटों को भी गुजरे हुए मजीद 24 घंटे गुजर गए हैं, और इस दौरान गवर्नर साहब एक कानूनी तौर पे खत भी लिख चुके हैं स्पीकर को, जिसका स्पीकर ने जवाब भी दिया है। तो आइन और कानून बहुत क्लियर है कि अगर मुकर्रर करदा वक्त पे मुकर्रर करदा तारीख पर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वजीर आला नहीं रह सकेंगे, और ये बात बिल्कुल वाजे है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब अब, क्योंकि वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली एक शख्सियत हैं और उन्होंने बड़ी बुर्दबारी का, तहम्मुल मिजाजी का, बड़े तदब्बर से काम लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो देर सवेर आज नहीं तो कल उनको डी नोटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई कानूनी आइनी तौर पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। अदादार साहब, अभी कुछ मीडिया पे खबरें चल रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने रोक दिया है गवर्नर साहब को कि वो डी नोटिफाई करें वज़ीर आला पंजाब को। शायद कोई गुफ्तो शनीद चल रही है कानूनी माहिरीन में, जिसमें शायद आप भी शामिल। जी, ये खबर बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना रोका गया है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, और वो जब बेहतर समझेंगे वो बिल्कुल इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। मगर ये खबरें, मैं इसकी सख्ती से तस्दीक करता हूँ, बिल्कुल किसी की तरफ से उनको नहीं रोका। तो तारड़ साहब, व्हाट्स द होल्ड अप? के कंफ्यूजन है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो अगर गवर्नर साहब चाहें तो उसको दूर कर सकते हैं फौरन। देखिए, कल को ये मामला अदालतों में जाने हैं और गवर्नर साहब चाहते हैं कि वो तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करें। उन्होंने मजीद वक्त भी किया है, एक खत भी लिखा है, तो ये उनकी एक अच्छी मूव है, और ये कानूनी तौर पे कल को अगर अदालत में मामला जाता है तो उनकी केस को मजबूत करेगी। उमर सरफराज चीमा साहब के दौर में गवर्नर हाउस को जिस तरह बेदरेक सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया, वो ये गवर्नर साहब ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ना कोई बयानात देते हैं, और वो बिल्कुल एक आईनी तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो वो बिल्कुल डी नोटिफाई करेंगे। एक सवाल सर और बनता है, वो ये कि अगर कल या किसी भी दिन तहरीक अदम एतमाद को वो मुस्तरद कर देते हैं इजलास बुला के, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? क्या आप इस मामले को फिर अदालत में लेके जाएंगे? देखिए, उसके लिए 7 दिन के अंदर नोटिस देना होता है, और नोटिस देने के बाद एक रेजोल्यूशन मूव होगा। रेजोल्यूशन मूव होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर तरीके से एतमाद लानी होती है, तो वो 14 दिन का प्रोसेस है। ऐसे नहीं हो सकता कि तमाम रूल्स को बुलडोज करके तरीके से एतमाद लाई जाए और उसको फिर जो है वो नाकाम कर दिया जाए, क्योंकि अदम जो एतमाद का वोट है उसके लिए पहले कहा गया था वो हर हाल में लेना होगा। तहरीक अदम एतमाद उसके बाद की बात है। टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि जिसमें एतमाद का वोट जो है वो प्रेसिडेंस। और सर एक चीज़ और बताइएगा कि स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जो अदम एतमाद है, उस हवाले से क्या प्रोग्रेस होगी? देखिए, वो बाद में लगेगी, क्योंकि पहले जो वज़ीर आला के मामला हैं वो तय होंगे और स्पीकर का मामला उसके बाद। अच्छा, और अगर असूली तौर पे आप लोगों ने कहा, यानी कि अपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने, कि परवेज़ इलाही के पास 186 का हिस्सा नहीं है, इसका ये मतलब हम समझें कि आप लोगों के पास वो 186 का हिस्सा है, तो उसमें फिर अगर तहरीक अदम एतमाद भी आती है तब भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? मकसद परवेज़ इलाही साहब को हटाना है तो वो वैसे भी हट जाएंगे। देखिए, एतमाद का वोट अगर ये नहीं ले सकेंगे, जो कि मुझे यकीन है नहीं ले सकेंगे, वो इलेक्शन से भागे हुए हैं,
उसके बाद वजीर आला का इलेक्शन होगा, जिसमें एक अगर पहली गिनती में 186 वोट पूरे ना हो सके तो दूसरी गिनती में जो अक्सरियत ले गया वो जीत जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि एमपीएस की बहुत बड़ी तादाद नहीं चाहती कि असेंबलियां तहसील हों, तो मुझे लगता है कि हमें इंशाल्लाह इसमें वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल हो। लेकिन सर एक मकसद तो अचीव हो गया सबका, सबसे मुराद ये परवेज इलाही भी नहीं चाहते असेंबली टूटे, आप कह रहे हैं अक्सरियत भी नहीं चाहती असेंबली टूटे, पीडीएम भी नहीं चाहती असेंबली टूटे, तो कम से कम कल जो खान साहब ने दावा 23 तारीख का किया था, कल तो असेंबली कम से कम नहीं टूट सकती। खान साहब का असेंबली तोड़ने का ख्वाब चकना चौड़ हो चुका, ये अब किसी सूरत भी जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और असेंबलियां जो हैं हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमारे साथ थे और उस अहम मशावरत में शामिल हैं जो इस वक्त लाहौर में जारी है या जारी थी, कि जिसमें अब ये फैसला किया जाएगा कि गवर्नर साहब ने कब वो मच अवेटेड नोटिफिकेशन जारी करना है। मुझे इसी इशू पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन करी हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कय्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, कानूनी मामलात पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आसिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक तो कानूनी बात है लेकिन सियासी बात कि किसी के भी हक़ में नहीं है कि सियासी इंतशार पैदा हो, तो और हमने देखा कि जब भी ऐसी सूरत हाल माजी में हुई तो सियासतदानों के हाथ कुछ नहीं आया, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए भी कोई हिकमत अमली है या सिर्फ कानूनी रास्ता आप अपना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी इंतशार पैदा होगा सियासी, उससे हमारे मुल्क को, कौम को नुकसान होगा, हमारी अपनी ज़ात को नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी आवाम का होगा, क्योंकि इसके साथ हमारी मईशत भी जुड़ी हुई है और अगर सियासी बहरान होगा तो हमारी मईशत को भी नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों से अवॉइड तो करना चाहिए, लेकिन यह है कि सियासतदान का नुकसान तो सबसे बड़ा ये होगा कि उसका इमेज ख़राब होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों पे उसका अपना एतमाद और यकीन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा कि एक आदमी हमारे लिए बाइसे सुकून नहीं है, बाइसे नजात नहीं है, हमारे लिए किसी किस्म की सहूलियात का बाइस नहीं बन रहा, हमारे लिए परेशानियों का बाइस है और इंतशार का बाइस है, तो क्या उसका कोई इमेज आवाम पे रह जाएगा, लोगों पे रह जाएगा? जब आप अपना इमेज सूरत हाल से बचने के लिए क्या जब आप अपना इमेज लूज करते हैं तो आप समझ लें कि आप किस पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल से बचेंगे कैसे आप फिर, ये इमेज ख़राब होने वाली? तो उसको बचने के लिए तो हमें ऐसे इंतशार की पोजीशन से तो बचना चाहिए जो कि हमारी पूरी कोशिश उसका हल क्या है कि वज़ीर आला को कोशिश देखिए ना, यही है कि पंजाब की असम्बली ना टूटने पाए, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स जो अपनाए जा रहे हैं वो इसीलिए अपनाए जा रहे हैं कि ये जो इतना बहरान पैदा हो जाना है असम्बली टूटने से, उसको बचाया जाए। लेकिन आप तो कहते हैं आप तो इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, तो फिर असेंबली टूट भी जाए तो क्या मसला है, आप इलेक्शन चले जाएं? और नहीं, इलेक्शन तो हम चाहते हैं, इस वक्त हमारा तो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक। और इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है। सही। इसी तरह तो इस वक्त क्यों ना हम वो हिकमत अमली अपनाएं जिससे हम पुरसुकून तरीके के साथ आगे कदम बढ़ा सकें। वेरी राइट। कय्यूम सिद्दीकी साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रूलिंग दी या कोई रूलिंग अगर आगे वो दें इस ज़मीन में, तो क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि ये जो केस लॉ है ये शुरू ही इमरान खान साहब से हुआ था, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से फहमीदा मिर्ज़ा स्पीकर थी, उनकी रूलिंग आई थी और उसको चैलेंज किया गया था और फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी थी। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है नारों का केस था उसके बाद से। फिर उसके बाद आप देख लें कि अभी पिछले दिनों पंजाब के अंदर जब हुई थी दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग, वो भी चैलेंज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर फैसला दिया। उससे पहले आप देखें तो कासिम सूरी साहब जो है डिप्टी स्पीकर, उन्होंने एक रूलिंग दी थी जिसमें अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म कर दी थी और असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो असम्बलियाँ बहाल की और रूलिंग जो है उसको गैर आइनी करार दिया। तो ये तो आपका केस लॉ है।
लेकिन जो मुझे नहीं पता कि तारड़ साहब जो हैं वो उन्होंने आपके किन किन सवालों का जवाब दिया। मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट उस पर किया। अतः तारड़ साहब कहते हैं कि जी गवर्नर आज या कल जब भी उनकी सवाबदीद हो वो डी नोटिफाई कर देंगे, अच्छा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखें, बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो फिर आप ये देखिए कि दूसरी जहां से मैंने देखा वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आगे की बात कर रहे थे कि 14 दिन के अंदर बुलानी होगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, इजलास नहीं बुलाया गया, तो चौधरी परवेज इलाही बतौर वजीर आला जो है अपना ओहदा खो चुके हैं। सिर्फ गवर्नर ने जो उनको डी नोटिफाई करना है। मजे की बात यह है कि अगर वो अपना ओहदा खो चुके हैं तो फिर अदम एतमाद की तहरीक किसके खिलाफ आ रही है? देखिए ना, एक कॉम्प्लिकेशन तो आ गई। तो इसका मतलब है या तो ये कबूल कर रहे हैं दोनों हजरात कि स्पीकर ने जो किया वो भी गलत था और गवर्नर ने जो किया शायद उसकी भी आईन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, तो लिहाजा चलें ठीक है, जो स्पीकर ने गवर्नर को हटाने का खत लिखा था हम वापस लेते हैं, हम आपको डी नोटिफाई नहीं करते हैं। लेकिन इजलास बुलाने के हवाले से जो स्पीकर गवर्नर ने जो कहा था वो आपको कहाँ खड़ा करेंगे? और अगर वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं होते हैं तो फिर तो नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना चाहिए ना। तो अदम एतमाद की तहरीक तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी अगर वो नहीं हुआ है। तो अब ये इसमें एक सवाल है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि जो अपोजिशन के जो स्पीकर साहब ने ये कहा ना, सफ्तान खान साहब ने, कि जुम्मे को असेंबली नहीं टूट सकती क्योंकि अदम एतमाद आ चुकी है। जी, टेबल हो चुकी है ना, बिल्कुल, फाइल हो चुकी है। अब तो वो हाउस इजलास आएगा और वो उसमें टेबल मतलब एजेंडा के ऊपर होगी कि ये मूव होगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी कि कितने अरकान इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कितने नहीं करना चाहते। तो सवाल तो यहीं पे आ गया ना। देखें, अगर वो कानूनी या आईनी खिलाफ वर्जी कर दी है स्पीकर ने और वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया है और असेंबली रूल्स के तहत राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला कह चुके हैं कि वो सीज टू होल्ड हिज ऑफिस है, ठीक, तो इसका मतलब है कि पंजाब के वजारत आला का ओहदा तो फिर खाली हो चुका है। तो अब अदम एतमाद नहीं हो सकती है। अब जो है आपको नया कायदे-ए-अमल लाना होगा ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब अगर गवर्नर कहे वजीर आला को किसी भी सूबे के कि आप एतमाद का वोट हासिल करें तो वजीर आला पाबंद है गवर्नर की बात मानने का? देखें, वजीर आला गवर्नर की बात दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा जो केस लॉ है और जो हमारा आइन है वो जिस तरह से सदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस के बगैर कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से गवर्नर भी वजीर आला की एडवाइस के बगैर काम नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ जो है वो आइन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शायद वो एडवाइस नहीं, जहाँ पे अज खुद गवर्नर जो है वो कुछ बहुत जैसे कि ये अगर इफ़ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड कि कोई हाउस में अपनी अहमियत खो चुका है या एतमाद खो चुका है हाउस का, तो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसका कोई पैमाना नहीं है कि ये गवर्नर की सवाबदीद है कि वो जब समझे? नहीं, ये सवाबदीद नहीं है। अगर आप 130 सब क्लॉज 7 जो है जिसके तहत गवर्नर का ये इख्तियार है, वहाँ पे लिखा है द गवर्नर शैल सेटिस्फाइड। तो ऐसे हालात व वाक़यात होने चाहिए जिसमें गवर्नर के पास ऐसी टेंजिबल रीजंस हों जो ये कह सकें कि हाँ वजीर आला एतमाद नहीं रखते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन गवर्नर उन रीजंस को कहीं जस्टिफाई करने का पाबंद नहीं। अगर वो गवर्नर खुद समझे कि मैं मुतमईन हूं तो वो कर सकता है। हाँ, वो गवर्नर जैसा कि उन्होंने जैसे ही इजलास सेशन कॉल किया, आपने देखा उसके साथ उन्होंने रीजनिंग दी है, कोई 8 के करीब रीजंस हैं कि ये एक पब्लिक नॉलेज के अंदर है, असेंबली नहीं तोड़े जानी चाहती, और फिर जो है अरकान ने भी राब्ता किया होगा गवर्नर के पास, तो वो उन्होंने उसकी पूरी रीजंस दी हैं जिसके बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास सेशन किया। बिल्कुल सही। आसिम नसीर साहब, एक दिलचस्प सूरत हाल इसमें यह है कि अपोजिशन नहीं चाहती, यानी पीडीएम के असेंबली तहलील हो, परवेज इलाही साहब नहीं चाहते, अक्सरियत जो एमपीएस की है, अता तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि वो नहीं चाहते। सो कम से कम एक तो टारगेट या गोल अचीव हो गया है कि 23 तारीख को खान साहब के दावे या वादे के मुताबिक असेंबली नहीं टूट रही। तो इसमें आप समझते हैं कि जो ये वक्त मिलेगा जब तक तहरीक अदम एतमाद या मामला अदालत में नहीं जाता, तो अभी भी एक फाइनल सियासी राउंड की गुंजाइश है? अली नसीर साहब, आसिम नसीर साहब। देखिए, आपने बहुत रेलिवेंट बात की है। असल में तो बात यही है
कि जो असम्बलियों की तहलील का मामला था वो इस मूव के बाद पीडीएम की जो मूव थी वो तकरीबन खुद ही डिसॉल्व हो गया। जो उन्होंने असम्बलियों को डिसॉल्व करना था, जो वो एक मूव चला रहे थे, एक सियासी अपना पता किला था, उसने जो है खत्म किया है। लेकिन यहाँ पर देखें दो चीजें बहुत है। अभी क्यूम साहब बड़ी अच्छी तरह उन्होंने समझाया भी, लीगली उन्होंने बड़ी इस चीज के ऊपर किया कि जो आपकी रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक भी अगर देखा जाए, जिसके तहत उन्होंने बुलाया है, और जो 7 उसकी क्लॉज के अंदर आईन के आर्टिकल 130/7 उसके तहत जो है गवर्नर के पास पूरे इख्तियारात है। और गवर्नर जो इस तमाम मूवमेंट के अंदर जो उन्होंने इत्मीनान के वोट का कहा है, यहाँ पर जो सबसे जो लीगली वजह है, ये सिर्फ ये 5 दिन 10 दिन या इमरान खान के ऐलान के बाद ये चीजें शुरू नहीं हुई। ये काफी अरसे से काम शुरू हुआ था कि इस हुकूमत को किस तरह खत्म करना है और वहां पर किस तरह आमदरसद होगी। उसकी दो मेन वजूहात है, और उन वजूहात से कबल इन्होंने तमाम आईनी की तैयारी मुकम्मल की। जैसे भी अताउल्लाह तारर अभी बात करके भी गई है, बिल्कुल मेरे पास भी यही इंफॉर्मेशन थी कि असम्बलियों को जो इत्मीनान का वोट नहीं दिया पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने, उसके बाद उन्होंने डी नोटिफाई करने के लिए मुकम्मल जो उनकी नोटिफिकेशन है वो तैयार है। सिर्फ उसमें कुछ शायद जो बात आ रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक शायद एक अच्छा, इसमें एक जो वही खबरें जो इस वक्त मीडिया पे आ रही हैं आसिम साहब, उसमें ये कहा जा रहा है कि कानूनी माहिरीन की तरफ से कि चीफ मिनिस्टर ने इनकार नहीं किया, यानी कि वो कहने के टाइम लिमिट नहीं है। गवर्नर साहब ने कहा एतमाद का वोट लें, चीफ मिनिस्टर अपनी स्वीट विल पे एतमाद का वोट ले लेंगे जब मुनासिब समझेंगे। इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कैद नहीं है, और वजीर आला ने अस खुद इनकार नहीं किया एतमाद का वोट लेने से। शहजाद साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे अपने प्रोग्राम से पहले बुलाने से पहले आपने भी तैयारी तो की होगी, तो किस तरह मुमकिन है कि इतनी बड़ी मूवमेंट लेके आ रहे हैं, इतनी बड़ी मूव खेलने लगे हैं? तो पीडीएम के उन रहनुमाओं ने, एक साबिक सदर पाकिस्तान का रह चुके हैं, एक मौजूदा वजीर आजम है पाकिस्तान के, और उनकी पूरी टीम है, उनके अंदर वफाकी वज़रा है, इस सियासी मैदान में 30-40 साल जिनके एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसके ऊपर तैयारी नहीं की होगी, उनकी पूरी लीगल टीम ने तैयारी नहीं की होगी। देखिए, ये जो इस वक्त स्पेकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। नहीं, लेकिन आसिम साहब एक सवाल ये है कि अगर ऐसी बात थी और इतनी तैयारी करके, तो फिर जैसे 4 बजे इजलास बुलाया है, जब असेंबली अरकान चले गए या उसकी स्टाफ चला गया, उस वक्त नोटिफिकेशन, या कल रात 12 बजे जब अगला दिन चढ़ा तो उस वक्त भी किया जा सकता। तो होल्ड अप क्या है? अगर सारी तैयारी है, नोटिफिकेशन रेडी है, तो फिर करें। परवेज इलाही साहब ने अगर गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है तो उनको डी नोटिफाई कर दें। मैं थोड़ा हवाले से तैयारी मुकम्मल है, और जो इतलात आ रही हैं उसके अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर तमाम चीजें, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हुई, कुछ ऐसे राब्ते हुए जिसके बाद कल रात को 12:30 साढ़े 12 बजे डी नोटिफाई उन्हें कर देना था। चलें उस चीज को आसिम साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। या अभी भी मेंबर कौमी असम्बली है, इस्तीफ़ा शायद मंजूर नहीं हुआ। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि ये सारा के सारा जो इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये सारा कुछ मामला ख़त्म होगा तो उसके बाद आप असम्बली तोड़ देंगे। तो ये कुछ चीज़ समझ नहीं आई फिर, ये सारी मेहनत करने की, जब आपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद इस मामले की असम्बली तोड़ ही देनी है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब को वैसे ही कह दें कि नहीं। अब क्योंकि इन्होंने दो जो वो टेबल किए हैं, एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। खास तौर पे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसमें तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप 3 to 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, और सेकेंडली एक रनिंग सेशन में जो है आप सेशन ऑन टॉप ऑफ सेशन नहीं बुला सकते, तो उन्होंने उसको तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो प्रूव करने के लिए वो तो अपोजिशन को अपनी तादाद पूरी करके दिखानी है ना। सही, तो वो उसमें जब लेके आएंगे, हालांकि लेकिन बड़ा एक अच्छा मौका था आपके पास कि अपोजिशन के सारे उनके गुब्बारे से हवा निकल जाती है अगर आप कल 186 मेंबरान के साथ ऐवान में आते और एतमाद का वोट ले लेते। नहीं, वो दैट इज नॉट द इशू। वो हम कर देंगे जब हम जरूरत महसूस करेंगे, वो भी कर देंगे। ऑब्वियसली हमें वो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। अब हमारे 4 एक मेंबरान जो हैं कि वो ऑलरेडी गए हुए थे बाहर,
जिनमें से एक का जो सही। मदर की कुछ की वो कैंसर का भी इशू था। तो ये होता कि आप उसके सुबह कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे तो कॉल डीजल वाली बात हो गई। अच्छा, कल अगर वो तहरीक अदम एतमाद अगर कल मुस्तरद हो जाती है तो उसके फौरन बाद असेंबली तोड़ देंगे आप? देखिए, ये टॉप मैनेजमेंट हमारा जो लीडरशिप का जो है वो उसका डिसीजन है, वो फौरी तौर पे तोड़ते हैं या अब इसके लिए फवाद चौधरी साहब तो बार बार कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद जैसे ही उसको हम फारिग करेंगे और साथ ही असेंबली तहलील कर देंगे। जी बिल्कुल, आई एम श्योर कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। सही, इट्स अ मैटर ऑफ डेज, चलें ये कह लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर ऐसी बात है तो परवेज इलाही साहब खास तौर पे, बल्कि आपके केपी के चीफ मिनिस्टर भी इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के मंसूबे जो है उनकी तैयारी कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं आई कि अगर 2 दिन बाद असेंबली तोड़नी है और वजीर आला नहीं रहना दोनों हजरात ने, तो फिर ये सारे मंसूबे और सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करना, ये काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, गवर्नमेंट में तो चलना ही चलना है ना कि आपको गवर्नमेंट तो नहीं रोक सकते कि सही। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो ठीक, उन्होंने अपने प्रोसेस को जो है वो ड्यू टाइम मतलब आखिरी मिनट तक वो काम करते रहेंगे, बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहिबा, ये गुफ्तगू जो कर रहे थे इब्राहिम खान साहब, उन्होंने कहा जी फैसला हो चुका है। फैसले से मुराद ये है कि अब कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, ना इमरान खान बात करने को, कई दफ़ा उन्होंने बुलाया भी गया, उन्हें शायद बात करें या उनको दावत दी गई या रिक्वेस्ट की गई। तो दूसरी जानिब भी शायद आप लोग भी अब गुफ्तगू करना नहीं चाहते मेरे ख्याल में, तो वो सियासी राउंड वाली बात अभी तक आप समझती हैं वैलिड रहेगी या नहीं? बात वही आ गई ना कि पहले वो 4 साल हो गए यही कहते रहे कि मैं इनके साथ किसी टेबल पे बैठने को तैयार नहीं हूँ, मैं खुदकुशी कर लूँगा, इनके साथ कभी भी मैं टेबल पे गुफ्तगू के लिए नहीं बैठूँगा। तो अब कैसे ये तैयार हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। और यू टर्न के तो मास्टर हैं, खुदकुशी भी नहीं हुई। शुरू में IMF के पास भी जाना था तो नहीं गए, खुदकुशी भी नहीं हुई, और अब भी खुदकुशी नहीं किए बगैर ही इन्होंने ऑफ़र कर दी कि मैं बैठने को तैयार हूँ, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। अच्छा, बुनियादी लेकिन बात यह है कि अब इनकी रिलायबिलिटी देखिए जी, जब आप कहीं किसी के साथ गुफ्तो शनीद के लिए बैठते हैं, कोई भी बात डिस्कस करने के लिए बैठते हैं, पॉलिटिकली कोई आप स्ट्रेटजिकली कोई भी प्रोग्राम प्लान बनाने के लिए बैठते हैं या आपस में नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, तो आपकी एक जो फ़ज़ा जो है कॉन्फिडेंस की वो बहाल होनी चाहिए। आप ये मुझे बताइएगा कि जबकि फ़ज़ा ही नहीं है, बुनियादी जो टारगेट है या जो गोल है या जो आपने हसूल करना है, वो परवेज़ इलाही साहब को हटाना है या असेंबली की तहलील को रोकना है? नहीं, हमने असेंबली की तहलील को रोकना है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त तक आखिरी दम तक तो इमरान खान के साथ एक ही आवाज़ में यही कह रहे थे, मेरी तो हुकूमत इमरान खान की मरहूने मिन्नत है। हाँ, मरहूने मिन्नत है, मैं ये इमानत है, मैं किसी वक्त जब भी ये कहेंगे मैं इमानत वापस करने के लिए पाबंद हूँ, ये कह चुके हैं ना। तो फिर लिहाजा एक बंदा इतना वो उसके साथ लॉयल है, लॉयलिटी की वो बातें कर रहा है, तो फिर इनको वो तो फिर हमारे पंजाब के लिए तो लॉयल ना हुआ ना। और जबकि हम चाह रहे हैं, समझना तो लॉयलिटी नहीं है, पंजाब के साथ मोहब्बत नहीं है, ठीक, कोई वो हमारी उस अच्छा। अब आपने पूछा कि भाई 4 साल तो इन्होंने कोई मनसूबा साजी नहीं की, कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं किया, अब आखिरी साल आके अब ये फौरी अपने प्रोग्रेसिव काम भी शुरू कर दिए। अब भी इन्होंने ये शुरू में यही प्ली ली थी कि अब हम असेंबली, पहले तो परवेज़ इलाही साहब यही कह रहे थे हमारे जो काम है प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे होने दे। इमरान खान साहब को उन्होंने समझाया भी था और बात उनकी सही भी थी कि आप अभी इतनी जल्दी ना करें, लेकिन फिर भी उनकी बात के साथ वो डटे रहे। कय्यूम सिद्दीकी साहब, एक वक्फे के बाद आपकी जानिब में आता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
अब हुआ आसान। ई-पे या मोबाइल ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए या स्टेट लाइफ काउंटर पर, जो हफ्ते के 7 दिन रात देर तक खुले रहेंगे। 31 दिसंबर से कब्ल अपनी लैब्स या पेड अप पॉलिसीज को लेट फीस के बगैर बहाल करवाएं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं पंजाब के सियासी बहरान की। कयूम सिद्दीकी साहब, अब मामला अल्टीमेटली जाएगा अदालत में, चाहे एक फ़रीक लेके जाए या दूसरा फ़रीक लेके जाए। आपके ख़्याल में जो अगला जो इजलास होना है जिसमें तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और मुस्तरद हो जाएगी, यकीनन उसमें अपोजिशन नहीं आएगी, तो उसके बाद ये अदालत फ़ैसला करेगी एक दफ़ा फिर, जो पार्लियामान से या असम्बली से जो खेल है वो निकल के अदालत में चला जाएगा। वैसे मैं आपको हैरत नहीं हो रही कि जिस दिन से ये हो रहा है, जैसे गवर्नर ने सेशन कॉल किया, स्पीकर ने रूलिंग दे दी, उसके बाद 2 दिन गुजर गए हैं, कोई भी अदालत में जा सकता था इस स्पीकर की रूलिंग के, उसके बजाय गवर्नर जो हैं उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके स्पीकर की रूलिंग जो है उसको कलअदम करार दिया। और सॉरी, तो आपको हैरत नहीं हो रही कि दोनों फरीकैन में से कोई भी अदालत नहीं गया। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिटिकल सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा रहा है। अभी मेरे भाई आसिम नसीर, इन्होंने इशारा किया कि ऐसे राब्ते हुए। अब मैं इससे आसिम से पूछना चाहूँगा वो ऐसे राब्ते कौन से थे कि जिसके बाद ये सिचुएशन आपको लगता है कि डिफ्यूज़ हुई है, कि डीनोटिफाई नहीं हुए, स्पीकर का ख़त वापस लिया जा रहा है। तो इसका फिर हम यही हल निकालेंगे कि इसका मतलब आप ये समझें कि गवर्नर ने जो सेशन बुलाया था उस पर स्पीकर की रूलिंग जो है, इन सारी चीज़ों को आप कहाँ रखेंगे? इसी बात को मैं लेके अता तारड़ साहब के पास गया था। आप थोड़ा सा लेट हुए तो उनसे मैंने वाज़े तौर पे पूछा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस गवर्नर को ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की कि डी नोटिफाई ना करें, और गवर्नर साहब ने उनको डी नोटिफाई करना ही करना है, चाहे आज करें या कल। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि एक एक्ट फिर हो चुका ना, एक फैक्ट आ गया आपके सामने कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी जो आदम तारड़, ये अपना तारड़ साहब, अता तारड़ साहब और वजीर दाखिला जो है एक प्रपोजिशन आपको बता रहे हैं पिछले कई दिन से कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत द चीफ मिनिस्टर सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। तो उसका मतलब है कि एक एक्ट तो हो चुका, आपने इजलास नहीं बुलाया। अब ये इसके ऊपर देखा जा रहा है कि आया इजलास या एतमाद के वोट के लिए कोई टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि 7 दिन में लेना है, 3 दिन में लेना है, या 1 दिन में लेना है, या उसी सेशन में लेना है जो कि गवर्नर ने बुलाया। तो यहाँ पे एक शायद एम्बिग्विटी है। अगर ये एम्बिग्विटी है तो फिर तो वज़ीर आला एज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि ठीक है 7 दिन में ले सकते हैं या जो भी है, और फिर उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। लेकिन फिर ये कहाँ जाएगी ये चीज़? क्या ये वॉश आउट हो गई है कि अदम एतमाद का इजलास ना बुलाने के बाद गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं? अगर ये एक आइनी और कानूनी ज़रूरत है तो फिर क्या गवर्नर अपने फ़राइज़ मनसबी जिसका उन्होंने हल्फ उठाया है आइन के तहत उसमें पहलू तही कर रहे हैं, या फिर जो है वो दूसरी तरफ कोई राब्ते ऐसे हो रहे हैं, कोई बैकग्राउंड चैनल्स ऐसे खुले हुए हैं, या PNL अपोजिशन और वज़ीर आला मिल के नूरा कुश्ती करके इमरान खान साहब को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये सारे सवालात हैं। देखें, इसमें परवेज़ इलाही साहब विन विन सिचुएशन के अंदर हैं, वो वज़ीर आला भी हैं और वो PTI के साथ जो कि क्लेम करती कि हम पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो गई है 45 और 15 नशिस्तें जो है वो नेशनल असम्बली की। बिल्कुल, इस वक्त आप देखें कि जो उनका हुजम है उससे कहीं ज्यादा इमरान खान साहब देने के लिए तैयार हो गए, और आज इमरान खान साहब के अंदर आपको
उनके खिताब में एक नई तब्दीली भी नजर आई कि वो बाजवा साहब के बजाय वो एक आदमी के ऊपर आ गए। यानी कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब जो जंगल का शेर था उसको सर्कस का शेर बना दिया। तो ये जो है ना, मतलब कि उनके इशारों पे वो अब चल रहे हैं। इसका जवाब खैर इब्राहिम खान साहब दे सकते हैं, लेकिन आसिम नसीर साहब, ये जो तज्जिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब पेश कर रहे हैं और आपकी तलात या ज़राए क्या कहते हैं कि क्या वाकई ऐसे अहम राब्ते हैं, या परवेज़ इलाही साहब के दिल में दोबारा से कोई नरम गोशा जागा है, या PDM ख़ास तौर पे नून लीग की सीनियर लीडरशिप तैयार है कि अगर परवेज़ इलाही साहब चाहें और असम्बली तहलील ना हो तो हम उनको कंटिन्यू रखने के लिए अपना वजन परवेज़ इलाही के पड़ले में डाल देंगे अगर तहरीक इंसाफ पीछे हटी तो? शहजाद, बात यह है कि आपने बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट बातें की है, और लेकिन जहां तक की बात है कि क्या PDM तैयार है, देखिए PDM एक चीज पर तैयार है कि असम्बलियां अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करें। उसमें अगर परवेज इलाही भी हुकूमत में रहते हैं तो इन्हें सियासी फायदा होगा PDM की जमात, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन में जिसको जाना है तो हुकूमत के ऊपर ही सबने तनकीद करनी है, तो इनके पास एक जवाब होगा अवाम में जाकर कि देखो हम तो भी लगे थे लेकिन हमें इन्होंने हमारे 1-2 माह की जो हुकूमत मिली वो करने नहीं दी, उसके बाद भी हमने इनका मैंडेट का एहतराम किया और हम पीछे हो गए। लेकिन अगर इन्हें हुकूमत मिलेगी तो इनके कई मामला बेहतर होंगे। इस वक्त ये जो रात से जो मूवमेंट शुरू हुई ना, जो मैंने कहा कि 22 तारीख के बाद 22 की 12:15 साढ़े 12 के बाद जो है हिलजुल शुरू हुई है, उसके अंदर वो कौन लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने एक टेबल के ऊपर बिठाना था और एक टेबल की इमरान खान को बार बार कह रहे थे वो सियासी लोग भी है, वो मौशरी लोग भी है, वो अहम लोग भी है और वो जिन्हें सब समझते वो लोग भी है, लेकिन उस पर इमरान खान नहीं आ रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप का पता फेंका PDM ने, इत्माद का वोट का कहा, और ये मैं आपको बताऊं ये लीगली इत्माद का वोट जो है, ये अगर इसे कहें तो 2 लेटर स्प्लिट के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सके, क्योंकि जो रूल ऑफ प्रोसीजर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 130 आर्टिकल 7 उसमें बड़ा क्लियर कट है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि गवर्नर कहेगा तो स्पीकर उन्हें जो है उसका इजलास तलब करेंगे उसमें, और अगर वजीर आला इत्माद का वोट नहीं लेता या उसमें नहीं पेश होता तो वो अपने ओहदे को बरकरार नहीं रख सकेगा और स्पीकर उसका रेफरेंस बना के फौरी तौर पर गवर्नर को भेजेगा। अच्छा, असूली तौर पे जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी और गवर्नर ने उसको गैर आईनी करार दिया, असूली तौर पे इसको लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था ताकि अदालत की जानिब से ये हुक्म आता कि आप एतमाद के वोट पर इजलास तलब करें। देखिए यहाँ पर एक चीज शहजाद ने आपकी जो अभी लीगली बात हो रही थी, देखिए यहाँ पर इस पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग देखी जाए तो मोहम्मद वलीउर रहमान जो गवर्नर पंजाब है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। स्पीकर ने उनके इत्माद के वोट की के फैसले को उन्होंने लर्नरमाइट किया, एक रूलिंग दी जो स्पीकर का इस्तेहकाक था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसे बाकायदा लीगली उस रूलिंग को मसालों के साथ तमाम वजाहतों के साथ आइन में दर्ज शिकों के तहत उसे खत्म किया ताकि अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाए तो वहां पर गवर्नर पंजाब अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। वैसे तो उन्हें सोचना है वो नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है इस तमाम सूरत हाल में जो मुझे स्मेल हो रहा है सियासी तौर पर, मुझे अब से कुछ देर पहले चौधरी मूनस रही गए थे इमरान खान के पास और आप यकीन करें वो 5 मिनट समान पार्क में रहने के बाद वापस भी वहां से रवाना हो गए। इसका मतलब है कि मामला जो है परवेज इलाही और एक तरफ से शोर तो कर रहे हैं कि हमारे इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ये सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी। मैं आपको बताऊं सीट एडजस्टमेंट राब्ते कौन से हैं, राब्ते बता दें। क़य्यूम सिद्दीकी साहब जानना चाहते हैं कि जी वो अहम राब्ते कौन से इस्तेमाल किए, ऐसे राब्ते हुए, ऐसे कौन से राब्ते हुए? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आप मेरे पुराने कुलीग हैं, आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये वैसे ही राब्ते हैं जिसके हवाले से सब बातें होती हैं और जो कहा जाता है कि वही राब्ते हैं कि जिनका इंतजार होता है, जिनकी विसल चलती है, जिनकी फोन की घंटी चलती है तो उसके बाद नहीं। लेकिन आसिम नसीर साहब, आई बैक टू डिफर के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आखिरी खिताब के बाद तो उन राब्तों की कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं देखिए लाजमी तो नहीं ना कि आपके करंट जो सेटअप है उन्होंने कुछ करना है,
मैं क्योंकि स्टेट चैनल में बैठा हूँ, मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि लाजमी नहीं कि वही लोग हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर मौशी मैदान के अंदर आपके सनतकार भी हैं, अहम शख्सियात हैं, जिनका दोस्त है वजन बाप, है, करीबी जिनका ताल्लुकात वजन रखने है, वाले, ठीक कि है, वो लोग एतमाद के पड़े लोग, हुए कोई हैं भी नाम दे और दें। चलें, पॉइंट वेल टेकन। मैं वापस आता हूँ। इब्राहिम खान साहब, आप हमारे साथ ही हैं? जी मैं साहब। सर, एक तो बात यह कि इस सारे इसके खेल में जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिस शख्स को, एंटिटी को, जमात को फ़ायदा हुआ, मुस्लिम लीग काफ है। और ये जो फॉस्टियन बार्गेन आपने की कि अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30 पंजाब असम्बली और 15 कौमी असम्बली की नशस्तें, यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोहफे में देगी काफ लीग को अगर परवेज़ इलाही साहब का जो एक ताल्लुक है वो कायम रहता है, कोऑपरेशन चलता रहता है। बात दुरुस्त है? शफकत महमूद साहब तस्दीक कर चुके हैं। मैं आपकी बात को एक मिनट लिए आप कह भी रहे हैं कि शफकत महमूद साहब इससे तस्दीक कर चुके हैं, तो हम तो 2 जमातें हैं ना, तो उसमें मकसद है कि 300 कुछ के ईवान में से जो है नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी 300 प्लस का ईवान है ना जी दोनों जगह पे। तो अब उसमें से 30 सीटें या 15 सीटों को देखते हैं और इधर पीडीएम की 13-15 पार्ट जो हैं उनको देखते हैं। नहीं सिचुएशन किसकी? अच्छा, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरी दूर कर दें इब्राहिम खान साहब के फवाद चौधरी साहब बार बार ये कहते हैं कि जी हर जमात को उसकी पार्लिमानी ताकत, स्ट्रेंथ के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। काफ लीग की इस वक्त 10 सीटें हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पंजाब असम्बली में, तो अब वो 30 सीटें आप देने को राजी हो गए, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। तो ये कैसी सियासी बसारत है आपकी, के ज़रा बताइए। देखिए ना, ये ऐसी सियासी बसारत है जैसी कि 13 जमातें जो है दूसरे को रोडों में घसीट रहे थे और मतलब क्या कुछ कर रहे थे। अब मुझे सिर्फ लेकिन वो तो अपनी अपनी नशिस्तों के साथ इकट्ठे हुए ना, किसी से मांगी नहीं है। मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं क्लियर कट कर रहे हैं दूसरे के साथ, और जो बात जिस पे फाइनल डिसीजन हो जाएगा उस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कयूम सिद्दीकी साहब एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, इब्राहिम खान साहब। जी कयूम साहब। इब्राहिम साहब, हमने सुना कि इमरान खान साहब कहते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि हमें ब्लैकमेल होना पड़ता था, मैं कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो नहीं, अब हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि वो जो 2/3 मेजॉरिटी की क्लेम करने वाली जमात है वो इलेक्शन में जाने से पहले ही इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं? नहीं, हर कोई 2/3 तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक पुरानी रिवायत बनी हुई है 2/3 वाली। हम तो इस वक्त जो खान साहब यूपी में गए हैं वो 3/4 लेके गए, तो 3/4 वाले को अगर 10-20 सीटें ऊपर नीचे देनी पड़ जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी स्टेट। अच्छा, इसको एक और तरीके से ले लेते हैं सवाल को इब्राहिम खान साहब। अगर ये सियासी बहरान ना होता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आपकी एलाय होती, नॉर्मल सिचुएशन होती, मामला चल रहे होते, क्या तब भी आप उनको ये डील दे देते 45 सीटों? देखिए, आप चाहे जिस एंगल से मर्जी उसको उठा के देख लें, हमारे ऊपर इंशाल्लाह हमारा जो इस वक्त पब्लिक स्टैंडिंग है वो हमने साबित किया। इलेक्शन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी थी पंजाब में उस वक्त, और सेंटर में ये वैसे बैठे हुए हैं जिस तरह से बैठे हुए हैं, तो उसके बावजूद हम 75% to 80% हम सीटें ले गए। तो आपका क्या ख्याल है? और हर आए दिन के साथ आप कानून जिस हालत में पहुंची हुई है, मुल्क के जिस हालत में पहुंचा हुआ है इकोनॉमिकली, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूं इब्राहिम खान साहब। अगर ये मामला आगे अदालत में जाता है, असेंबली तहलील नहीं होती, परवेज इलाही साहब को हाथ धोने पड़ते हैं, तो आपका फिर क्या फैसला होगा? आप असेंबली में बैठेंगे या आप इस्तीफे दे के चले जाएंगे कौमी असेंबली की तरह? देखिए, लॉ बनाना तो असेंबली का काम है, और वो बन गया लॉ को डिजाइन, उसमें कोई आ गया नमूना वो एक दिन के अंदर कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को भी हम कह रहे हैं कि नहीं 3 to 7 days का होता है पीरियड। और ये चीज जो है ऑलरेडी वो साहब जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर थे मंजूर भट्टू साहब, उनके वो हाई कोर्ट के। अच्छा, कल माजरत आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही इब्राहिम खान साहब। कल पंजाब असेंबली आ रही है आवाज? जी अब मुनासिब। कल पंजाब असेंबली तो नहीं टूट रही, लेकिन वादे के मुताबिक केपी असेंबली तो कल आप तोड़ रहे हैं ना? देखिए, वो जब भी हम कह रहे हैं दोनों असेंबली को इकट्ठे ही करेंगे ताकि उसका इम्पैक्ट तो प्रॉपर आए ना। हम इनको कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जाएं जिनका ये हक है वोट दे के जिसको मर्जी मुंतखब करना चाहें, जब तक ये उस ठीक
लिमिट की तरफ नहीं जाएंगे तो हम तो टाइम भी देते रहे, अभी तक इसलिए देते रहे कि आप पूरी तोड़ दें। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमने तो करना ही है, हम तो ऑलरेडी नेशनल नहीं, खान साहब ने वो बड़ा एक मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने ये 23 तारीख की तारीख दी थी, और पंजाब में तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन केपी में तो कोई आपको रुकावट नहीं है, वो तो गवर्नर को एडवाइस भेज सकता है चीफ मिनिस्टर कभी भी। देखिए ना नो कॉन्फिडेंस है ना कुछ है, कयूम साहब ने इजाफा किया। कहा था ना, और जो ही कोर्ट उसको क्लियर करती है तो हम दोनों शब्द तोड़ दें। नहीं, जब मर्जी नहीं हो, जी, उन्होंने आप- तो डेट दी हुई है। नहीं, डेट तो दी हुई है, वही मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, इब्राहिम वो खान यही साहब। कह रहे हैं वो जब मर्जी तोड़ दें। इब्राहिम खान साहब जब अब तो जब मर्जी वाली बात तो रही नहीं, आप अपनी डेट से नहीं, मैं कहता हूँ खान साहब कॉल के पक्के हैं ना, वो 23 तारीख हाँ, उन्होंने और फिर कहा, उन्होंने पब्लिक स्टांस पब्लिक स्टांस लिया के उन्होंने। सामने पंजाब में वादा तो किया सूरत हुआ हाल है। पैदा हो गई सर कि वहाँ पे नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद है। पब्लिक के सामने वादा करके मुकर जाने वाले को क्या कहते हैं इब्राहिम खान साहब? क्या कह रहे हैं? ये आज से 15-20 दिन पहले क्या कह रहे थे कि सब्जियां तोड़े हम फौरी तौर पे जो है इलेक्शन करवा देंगे असेंबलीज में। तो अब जब हम तोड़ने पे आए हैं तो भाग के जो है ये उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरा सवाल सर इब्राहिम खान साहब, मेरा सवाल अपनी जगह पे ही खड़ा है, केपी असेंबली तोड़ने में क्या रुकावट है अपने आपके दावे या वादे के मुताबिक? खान साहब ने कहा था दोनों असेंबलियां कैसी तोड़ूंगा, अब दूसरी में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वो डाल दी है, उसको डिले करने के लिए इतनी क्लियर होती है दोनों इकट्ठी तोड़ेंगे। अच्छा, वो बात गलत है कि केपी असेंबली के वजीर आला और लोगों ने और बैरिस्टर सैफ उनके तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि जी पहले पंजाब असेंबली तोड़ें फिर केपी की तरफ आए? ऐसा कोई इशू नहीं है जी, दोनों तरफ से ये कंसेंसस डेवलप होने के बाद ही हुआ था कि दोनों असेंबलियां तोड़ी जाएंगी, और वो इतनी अब कोर्ट ने क्लियर करना है, हमने दोनों को क्लियर अपना। चलें, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप क्या देखती हैं ये जो इस वक्त एक बहरान कह लें या कंफ्यूजन कह लें, जो भी है, ये आपके ख्याल में आगे आने वाले दिनों में हल हो जाएगा या मजीद बढ़ेगा पंजाब में? मैं तो उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह इसका कोई बेहतरीन सोल्यूशन उम्मीद निकलेगा। तो यही कयूम साहब भी रखते होंगे कि सारे मामला अच्छे तरीके से हल हों, लेकिन होगा क्या आपके ख्याल में? आप नहीं, अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि अब देखिए ना, अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अमल दरामद नहीं करते, जो ऑर्डर है वो आईनी है, और उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करना गैर आईनी है। ठीक। अब सज़ा किसको मिलेगी? जिसने गैर आईनी स्टेप उठाया होगा। तो वो सज़ा कैसे मिलेगी? गवर्नर राज के जरिए मिलेगी या अदालत में जाके अपने हक में फैसला हासिल करके मिलेगी? नहीं, कैसे मिलेगी? वो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड हो जाएंगे, उन्हें ग्राउंड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। मैंने तो पहले ही कहा है कि इन्हें सियासी तौर पे और इखलाकी तौर पे ठीक खुद ब खुद ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये बल्कि अगर ये अपने आप को साबित ही नहीं कर पाते तो फिर तो इनका सीएम रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर अगर तो इन्हें थोड़ी सी भी होप होती कि हम अपने वोट्स पूरे ले सकते हैं तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर अपने ये पूरे का पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। फाइनली कयूम सिद्दीकी साहब, क्या ये ज़्यादा बेहतर कानूनी और सियासी हिकमत अमली होती कि पहले आप स्पीकर को टारगेट से मुराद है उनके खिलाफ जो आप अदम एतमाद लेके आते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होना है और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है इस हक में है कि असेंबली चलती रहे, MPAs? नहीं, देखें, उसमें ये प्रायोरिटीज़ की बात है, पॉलिटिकल मूव की बात है। जब यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद सेंटर के अंदर आई थी तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाती, तो लेकिन जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो PDM की स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने राइट टाइम पे राइट जगह पे हिट किया और उससे उन्होंने अपने जो है रिजल्ट्स अचीव किए। तो यहाँ पे भी जो टारगेट है, मैं तो देख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन मज़ीद क्रिएट हो रही है। आइन कहता है कि सूबा अनइलेक्टेड लोगों के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता, एग्जेक्टिव जो है वो इलेक्टेड लोग ही चलाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला नहीं रहे हैं तो चलें, जब तक कोई अगला वज़ीर आला नहीं आता उस वक्त तक के डे टू डे अफेयर्स तो वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर अदम एतमाद की तहरीक की एक आइनी कानूनी हैसियत क्या होगी, वहाँ पे फिर
जो है वो सेशन कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए आना चाहिए। यानी as far as और परवेज इलाही दोबारा इंतखाब लड़के अगर उनके पास अक्सरियत है तो दोबारा वजीर आला बन सकते हैं। मतलब एज फार एज ऑपोजिशन यानी पीडीएम इज कंसर्न, वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला खत्म हो गया है देखिए असूली तौर पे। असूली तो मुझे एक बात है ना कि नहीं, अदम तो एतमाद उसका किसके रिजल्ट खिलाफ क्या आती निकला है? फिर? वजीर आला के खिलाफ आई ना, जो कि अब नहीं रहे जो उनके कि मुताबिक। सीज टू होल्ड हिज ऑफिस है एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अता तारड़ साहब एंड अदर पीपल। अच्छा एक बात मुझे इसके बारे में जरा या फिर ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, कॉन्फिडेंस तो नहीं रहा बड़ा ना। अहम नुकता है कि अगर क्या कानून और आइन जरा गाइड कीजिएगा इस बात की इजाजत देता है जो अदम एतमाद का मूवर है वो वापस ले ले कि जी मैं समझता हूँ कि हाँ वो तो वो वापस ले नहीं जा सकता है, सकता, वो तो वापस यानी नहीं कि जा सकता। पीडीएम जो अदम एतमाद मूव हुई है उसको वापस भी ले नहीं सकता देखें, एक चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ जो है वो उस समर आवर हो गई है, मतलब कि वजीर आला नहीं रहे हैं, वजीर आला नहीं असूली रहे तौर पे हैं वापस ले लेनी तो चाहिए। असेंबली टूट नहीं सकती है क्योंकि वजीर आला मैं- का इख्तियार है। जी बिल्कुल। अच्छा मैं ये ऐड काम करूँ हुआ। एक लफ्ज़? फिर दूसरी बात ये है कि अब अगर वजीर आला नहीं रहे हैं वो डे टू डे अफेयर्स कर सकते हैं, तो फिर अदम एतमाद किसके खिलाफ थी? वो तो वजीर आला के जी खिलाफ। डॉक्टर साहिबा, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाते जब तक ये वज़ीर आला का अगर हम ये अदम एतमाद की सूरत में ये ग्राउंड हो जाते हैं तो फिर दूसरा स्टेप तो ऑटोमेटिकली रह जाता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस पर। ठीक। ये तो इसी में ख़त्म हो जाएंगे और इन्हीं के खिलाफ तो वो लानी होती है। बिल्कुल ठीक चलें। लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब जो भी मामला हो अदालत में जाए तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की दानाई पे हमें कोई शक नहीं है, वो यकीनन इसका हल निकाल नहीं, लेंगे और अभी इंसाफ के सूरत हाल मुताबिक नजर फैसला तो होगा। नहीं आ रही है बिल्कुल, अगर आप अदालत में मुझसे जाने के पूछेंगे लिए। तो फिर पैनामा से लेके और 63 नहीं, तक जो भी अदालती हल निकले उसके बाद ये सारा कड़मास है पाकिस्तान। चलें, बहरहाल फैसलों पे एक फेयर कमेंट किया जा सकता है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, हमें आपने ज्वाइन किया। कयूम सिद्दीकी साहब, इब्राहिम खान साहब, आसिम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्त सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।